जो ऑनलाइन वो पेपर था उसका हमने पीडीएफ के रखा हुआ है, वो दूसरा क्या कहते हैं वर्ड फाइल। हाँ हो गया, बता तो रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस वाला पेपर। नहीं मुझे उसमें चाहिए। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ दूसरे नाम से। मुझे पेपर चाहिए। नहीं ठीक है सर। बोल वो लागत बोलते हैं हमारे बारे में, उसको बोल। हमें कैसे रिलैक्स ना मिले अपना नहीं करते हैं। मीने रोला नहीं डालो, आराम से बैठो। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि प्रोजेक्ट या पेपर कैसे लिखा जाता है। तो उसके रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स आज जैसे आप सिलेक्ट करते हैं टॉपिक से रिलेटेड, फिर आगे जब आप उसके राइटअप पे आते हैं। हाँ, कुछ हमारे पास होते हैं जैसे कि आप मार्केट से डाटा कलेक्ट करते हो तो उसके लिए क्वेश्चनेयर बनाते हैं। फिर क्वेश्चनेयर से जब डाटा बन जाता है, डाटा आप कलेक्ट कर लेते हैं, तो डाटा कलेक्शन के बाद आप उससे क्या करते हैं कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगा के उसकी एवरेजेस, स्टैंडर्ड डेविएशन या टेस्टिंग हाइपोथेसिस वगैरह करते होते हैं। तो ये सारा करने के बाद आप जब राइटअप पे आते हैं तो राइटअप में प्रोजेक्ट के जो पेपर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हर पार्ट की एक अपनी वर्थ होती है, वैल्यू होती है, जो सारे पार्ट ऐड अप होके एक प्रोजेक्ट और एक रिसर्च पेपर बनता है। तो सबसे पहले मतलब रिसर्च पेपर में जैसे ये आपको शो हो रहा है, इसमें देखें ये मेरा अपना ही एक प्रोजेक्ट है। ये जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो तब ऐसे ही मुझे एक आइडिया आया था कि घर बैठे हुए हैं तो चलो ऐसे करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस आजकल चल रही हैं, तो उसके ऊपर हम पेपर लिखते हैं। तो ये मैंने उसका एक छोटा सा से मेरे माइंड में आइडिया आया, तो उसी आइडिया से रिलेटेड मैंने क्या किया, एक टाइटल सेलेक्ट किया। टाइटल जब हम शुरू में सिलेक्ट करते हैं तो उसको बाद में मॉडिफाई भी किया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों से मैंने कुछ टॉपिक्स शेयर किए, उनके हल्के हल्के से आइडियाज़ आपको हैं कि मेरा टाइटल ये है, मेरा टाइटल ये है, उसको बाद में हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन राइटअप में आप उसको पहले लिख लें। सबसे जो पहला ड्राफ्ट होता है, पहली दफ़ा लिखना ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन जब एक दफ़ा लिखा जा चुका होता है, आप उसको बार-बार रीड करते हैं, किसी दोस्त से रीड करवाते हैं, तो वो रिफ़ाइन होता रहता है। उसमें से गलतियाँ इम्प्रूव होती रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ गया आपके पास उसका टाइटल। टाइटल के बाद जो अगला काम यहाँ पे देखें जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली जितने भी ऑथर्स होते हैं, ये उनके नाम है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के पास भी 3-3, 4-4, 5-5 ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन जैसे आपके मैंने 2-2, 3-3 लोगों के ग्रुप्स सुनाए थे, तो जो भी आपके ग्रुप मेंबर्स हैं, वो यहाँ पे अपना-अपना नाम लिखेंगे। ठीक है? मैं ना इसका जो वर्ड फाइल है, मैं वो भी आपके साथ ढूँढ के मैं शेयर कर दूँगा, तो उससे भी आपको काफ़ी आसानी होगी। ये पीडीएफ है और ये जो हमारा पेपर था, ये ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में हमने लिखा था, तो ये यूके में एक्सेप्ट हुआ था ये।
ठीक है। तो मैं इसका जो है वो लिंक भी आपको शेयर करूंगा, आप उसके जर्नल पे भी जाके देख सकते हैं। खैर, इतना करने के बाद अगला काम होता है कि आपने इसका एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये जो सारा लिखा हुआ ना, ये इसका एब्स्ट्रैक्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है ये आप कहें कि शुरू में ही लिख लें, ये शुरू में नहीं लिखा जाता। इसमें होता क्या है कि आपने जो भी कुछ अपना सारा प्रोजेक्ट किया है वो, और उसके जो आउटकम्स आई हैं उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, इसमें हमने किया क्या था, जो भी हमारा टॉपिक था उससे रिलेटेड हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, जैसे द आउटब्रेक ऑफ द पेंडेमिक थ्रू आउट द वर्ल्ड हैज़ पैरालाइज ऑल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द एजुकेशन। ये थोड़ा सा ना हमने ऑनलाइन उसका बता दिया कि लाइक कोविड की वजह से ये हुआ है, पैरालाइज हो गया थ्रू आउट द वर्ल्ड। और उसके बाद हम अपने ऑनलाइन उसकी तरफ आ गए। उसके बाद हमने यहाँ पे आगे चल के एक्सप्लेन किया था कि ये जो भी हम करना चाह रहे हैं, फॉर दिस पर्पज प्रेजेंट रिसर्च इज टू हाईलाइट द challenges एंड प्रॉब्लम एसोसिएट विद टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, ये उसका ऊपर थोड़ा सा आ गया। और इसके लिए फिर हम यहाँ पे आगे देखिए हमने क्या लिखा है, फॉर दिस क्वालिटेटिव डाटा वाज कलेक्टेड बाय एन ऑनलाइन गूगल क्वेश्चन एयर एज रिपोर्टेड बाय दिस डिफरेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लाहौर से जो हमने लिए थे उसमें इतने लोगों का करवाया। अब इसके बाद देखें, आपने भी कम बेश इतना काम कर लिया हुआ है, क्वेश्चन बना लिया और डाटा कलेक्शन वाला काम आप अभी कर रहे हैं। तो इससे आगे देखें, यहाँ पे इनके हमने ना रिजल्ट्स भी लिखे हुए हैं, और ये जो मैप्स वगैरह उसमें यूज़ होते हैं, और ये रिजल्ट्स के लिए हमने यहाँ पे देखें ये एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया SPSS, और आगे हमने GIS मैप बनाने के लिए यूज़ किया। और यहाँ पे देखिए जो असल काम उसकी हमने आउटकम्स भी लिखे हैं। द आउटकम ऑफ द करंट रिसर्च क्लियरली शोज दैट देयर आर मेनी प्रॉब्लम दिस। और ये आउटकम देखें, जब आप सारा डाटा कलेक्ट कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे ना, तो फिर कहीं जाके आपके पास ये इसकी आएंगी, पहले तो नहीं आएंगी। तो आप जितना आप लिख सकते हैं उसको, ये छोटा पार्ट होता है, एक पैराग्राफ होता है, लिख लें। और जो नीचे वाला पार्ट है जो अभी तक आपने नहीं किया, उसको आप फॉर द टाइम बिंग ब्लैंक छोड़ दें, आप बाद में भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये सारा एब्स्ट्रैक्ट हो गया। और इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट के बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लोग क्या करते होते हैं कि जो भी आपका टॉपिक होता है, आप थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, और उसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट लोगों ने अगर उससे मिलता जुलता कोई काम किया है, कोई उनका रिसर्च पेपर, कोई आर्टिकल जैसे अखबार में पब्लिश होता है, कोई बुक है, और कोई मैगजीन है, या कोई जैसे वीडियो लेक्चर्स भी होते हैं लोगों के, कोई मूवी से रिलेटेड आपको, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आप वहाँ पे एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी आपको बताता हूँ तो ये हमने काम किया, हाँ, कहाँ गया जी, ये वुहान सिटी से ये शुरू हुआ था, और चलते चलते ये यहाँ तक, ये सारा उसका इंट्रोडक्शन चल रहा है कोविड का। और चलते चलते द आउटब्रेक ऑफ दिस क्रूअल पेंडेमिक हैज रिजल्टेड इन अ हाईली मोर्टेलिटी रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली दिस डेथ इन जस्ट फर्स्ट 50 डेज। ठीक है, तो ये सारा उसका इंट्रोडक्शन आ गया। अब इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि भी इसके आगे आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। हर चीज़ जो है वो लाइक लॉकडाउन की वजह से पैक्ड हो गई। ओहो, सॉरी। ठीक है, तो ये सारी ऐसी हर चीज़ पैक्ड हो गई। और इसके बाद ये चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको जो बताना चाह रहा था, ये लाइन पढ़े ज़रा, ये वाली, with the recent development in the field of technology, no one can undermine the importance of the technology. Like all other fields, it played a mandatory role in the field of education as well. और इसके आगे देखें, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये इसका क्या मतलब है। और जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट में जो लिखे हुए हैं, ये बेसिकली डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जो गूगल पे पड़े हुए थे। हमने क्या किया, उनको ढूंढा, उनको ढूंढने के बाद उनका थोड़ा सा हमने पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया,
उनका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया, ये एंड पे जो हमने कंक्लूजन होता है वो पढ़ लिया, और वहाँ से जो हमें ख़ास बात मिली वो हमने यहाँ पे लिख ली। जैसे कि ये जो बात कि भी टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एज वेल, ये कहाँ से मिला था? ये हमें इस आर्टिकल से मिला था। ये जो बंदा है 2020 में इसने ये आर्टिकल लिखा था, तो मैंने उसके पेपर में से ये लाइन उठाई, यहाँ पे लिख ली थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद। अब क्योंकि ये लाइन जो थी ये वाली, ये मैंने यहाँ से उठाई है, तो मुझे यहाँ पे ना उसका रेफरेंस देना पड़ेगा ब्रैकेट में, ऑथर का नाम, और आगे उसका ईयर डाल दिया कि वो ईयर कब पब्लिश हुआ है। जैसे कि अगर ये जो हमारा करंट पेपर है, इसको अगर कोई बंदा यूज़ करता है तो वो क्या करेगा, ये हमारा जो ऑथर्स हैं, अब उसमें एक से ज़्यादा ऑथर हों तो वो तीनों को लिख देता होता है। तो वो तीनों को लिखेगा, जैसे पूरा पूरा नाम लिखने की बजाय शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, एस नूर, एम एन अली, एस एम हसनैन, और यहाँ से इसका ईयर, ये वाला देखें ईयर ना, तो ईयर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आई हुई है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ जब भी आप कोई रेफरेंस यहाँ पर लिख लें इंट्रोडक्शन में, तो फ़ौरन आपने क्या करना है, लास्ट पे आपके पास ना एक ऑप्शन होती है, एक ये होता है रेफरेंसेस का एक पार्ट, इसमें आपने वो रेफरेंसेस ऐड करने होते हैं। अब यहाँ पे वो रेफरेंस कैसे ऐड करना है, जैसे वो भी मैं बीबीसी वाला दिखा रहा था आपको, और ये देखें बीबीसी न्यूज़ 2020 16 अप्रैल, और उसके आगे ना ये हमने उसका बता दिया कि वो टॉपिक क्या था, किस टॉपिक पे वो न्यूज़ थी, और आगे हमने ये बता दिया रिट्रीव्ड फ्रॉम, कि ये हमें मिला कहाँ से है, ये आर्टिकल हमें कहाँ से मिला, हमें इस सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है ना, ये उसका लाइक हमें इस लिंक से ये मिला है। अच्छा, अभी वो जो मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा था, ये रानी वाला देख लें, रानी एम, ये उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ गया, ये उसका टाइटल ऑफ द पेपर आ गया, सारा का सारा जो है ना इसका टाइटल है, यहाँ तक। और इसके बारे में रिट्रीव्ड फ्रॉम के ये हमें कहाँ से मिला, नेट से अगर आप ये वाला लिंक यूज़ करेंगे ना, तो आपको ये पेपर मिल जाएगा। इसी तरीके से वो जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था, कहाँ गया भाई, अच्छा इधर ही था, कहीं आगे पीछे हो गया, नज़र नहीं आ रहा। ये वो जो मैं आपको रेफरेंस एक्सप्लेन कर रहा था, ये लिखा हुआ है, ये राइटर का नाम, और ये उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये उसका टाइटल। ठीक है, टाइटल के बाद रिट्रीव्ड फ्रॉम दिस। अच्छा, इसके अलावा कुछ जैसे पेपर, जैसे ये एक पेपर था, आर्टिकल था, तो इसमें एक से ज़्यादा ऑथर थे, तो ये उनके ऑथर्स की लिस्ट आ गई, उसके बाद ये उसका ईयर आ गया, और उसके बाद ये टाइटल आ गया उसका, ई लर्निंग दिस इज। अब उसके बाद जैसे हमें यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें उनका सिर्फ लिंक ये वाला मिल जाता है कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई भी देख ले, तो हम ऐसा लिख देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे वो पब्लिश्ड होती हैं, तो वो पब्लिश किसी ना जर्नल में होती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज, तो उस जर्नल का ये नाम आ गया। अब हर जर्नल का ना वॉल्यूम होता है, जैसे कि पहले साल में वॉल्यूम 1 होता है, दूसरे साल में वॉल्यूम 2 होता है। ठीक है, तो ये उसका वॉल्यूम आ गया 7। जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ ना, ये होता है उसका इशू, मतलब जैसे एक साल में 2 दफ़ा पब्लिश होता है, तो इसका इशू 1 होगा, इशू 2 होगा। कोई जो है साल में 4 दफ़ा होते हैं, कोई साल में 10 दफ़ा होते हैं, साल में 12 दफ़ा भी होते हैं। तो इसका ये जो है ये 7 ईयर था, वॉल्यूम 7 हो गया, और उसका 5th इशू था, तो ये ब्रैकेट में 5 आ गया। यहाँ पे ये जो चीज़ मेंशन है, ये उसके पेज नंबर हैं। जैसे कि अगर मैं अपने इसी वाले को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, जो पेपर आपके सामने यहाँ पे खुला हुआ है, ये वाला, तो इसमें क्योंकि ये ईयर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसका अगर आपने लिखना हो कि ये कौन सा है, लाइक क्या कहते हैं उसको, जर्नल कौन सा है, तो ये जर्नल का यहाँ पे नाम है, ये परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट जर्नल का नाम है। ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस में इतने हैं, तो पेज के ना नंबर भी लगे होते हैं। अब क्योंकि अभी ये इसका हमने करेक्टेड वर्जन नहीं है, ये जो करेक्टेड वर्जन में कोई गलती हो तो इम्प्रूव करके हम भिजवा देते होते हैं ना, तो उसमें यहाँ पे जैसे ये एक्स 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 ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ना वो नंबर मेंशन होते हैं।
जैसे यहाँ पे आर्टिकल नंबर लिखा हुआ, ये जर्नल है, तो ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, आपको इजीली वहाँ से मिल जाती होती हैं जर्नल के ऊपर, यहीं पे टाइटल से ऊपर लिखी होती हैं। अगर टाइटल के ऊपर ना लिखी हो तो यहाँ टाइटल के नीचे इधर करके यहाँ पे लिखी होती हैं कि पेज नंबर क्या है, वॉल्यूम क्या है, जर्नल का नाम क्या है, तो ये यहाँ पे होता है, इजीली आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद आगे जब ये आपने कोई 5 7 10 चीज़ों का ये रेफरेंस कलेक्ट करके, जैसे मैंने देखें, उससे रिलेटेड मटेरियल निकालता गया, यहाँ पे लिखता रहा, और ये रेफरेंस यहाँ पे, जब भी यहाँ पे लिखेंगे आखिर में रेफरेंस के सेक्शन में जाके उसका लिंक भी लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये सारा लिख लिया। जब ये सारा लिख लिया तो आगे चल के जो आपका एक टॉपिक आ जाता है वो होता है स्टडी एरिया। स्टडी एरिया का मतलब ये है कि जब आपने ये रिसर्च शुरू किया क्वेश्चनर बनाना, तो आपने क्वेश्चनर कहाँ कहाँ से फिल करवाया। तो जैसे कि लाहौर से फिल करवाया, गुजरांवाला से करवाया, तो हम क्या करते होते हैं, हम अपना कोई ना एरिया सिलेक्ट कर लेते होते हैं। जैसे मैंने ये लाहौर का लिखा हुआ था, अगर आप चाहें तो कोई और लिखते, तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ता है कि ये जो लाहौर है, ये जैसे ये कहाँ का एरिया है, इसकी साइडों पे इसका एरिया कितना है, ये है वो, ये थोड़ा सा उसका ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये वो। तो इस तरीके से ना थोड़ा सा उस एरिया को, जो भी आपका सिलेक्टेड एरिया जहाँ से आपने वो फिल करवाए होते हैं, तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है। ये आपको गूगल से भी मिल सकता है, तो गूगल से अगर आप कोई चीज़ उठा रहे हैं, विकीपीडिया से कोई चीज़ उठा रहे हैं, तो उसको एज इट इज़ नहीं आपने लिखना, थोड़ा सा उसकी वर्डिंग को चेंज कर लेना, मॉडिफाई कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने स्टडी एरिया को एक्सप्लेन करना है कि भी हमने यहाँ 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 से डाटा कलेक्शन करनी है ना, तो वो जो एरिया है उसमें ये खूबी है, ये ऐसे है, छोटा शहर है, बड़ा शहर है, गांव है, क्या है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे चले जाएं, तो ये उस स्टडी एरिया का मैप आ गया, जो मैंने कहा था कि जब मैप की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैं कोशिश करके मैं आपको बनवा दूंगा। अब मैप बनाने का ना एक अपना वे होता है। जैसे यहाँ पे देखें, ये पहले पूरे पाकिस्तान का मैप आ गया। इस पूरे पाकिस्तान के मैप के अंदर ये थोड़ा सा हाईलाइटेड है, ठीक है, ये जो ग्रे कलर में हाईलाइटेड है, तो ये है पंजाब का मैप। पंजाब के अंदर ये रेड कलर का मैप छोटा, ये मेंशन है लाहौर का, ठीक है। तो आगे ये सारा लाहौर का मैप है, ठीक है। और ये लाहौर के मैप में देखें, इन्होंने यहाँ पे ये डिफरेंट जो 10 पॉइंट्स लिए हुए हैं ना, यहाँ यहाँ से इन्होंने डाटा कलेक्ट किया, थोड़ा सा इधर के लोगों से फिल करवा ले क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर के लोगों से करवा लिए, ऐसे ना डिफरेंट स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा आ गया स्टडी एरिया और उसका मैप। इसके बाद आगे जो हमारा स्टडी डिज़ाइन और ये वही सारा कुछ होता है कि जी हमने ये जो सिलेक्ट किया है कि डाटा कलेक्शन कैसे करनी है, और जो है डाटा कलेक्शन करने के बाद हमें आगे क्या काम करना है, उसके ऊपर जो एनालिसिस करना है, ये उसके बारे में थोड़ा सा कि हम ये कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन है, सेकंड सेक्शन, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, आपने उसको बेसिकली एक्सप्लेन किया ना कि आपने क्या किया। जैसे मैं आपको अक्सर बताता होता था कि आप कोशिश करें आपका जो क्वेश्चन है आप उसके ना डिफरेंट पार्ट्स बनाएं, जैसे उसमें थोड़े से आप क्वेश्चंस ऐड करें इकोनॉमी से रिलेटेड, फिर इंट्रोडक्शन जैसे आ जाता है, उसके बाद उसका कोई फिजिकल सॉरी कोई उसके मेडिकल अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं वो वाले आ जाएंगे, सोशल हैं, कल्चरल हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो ये उन्होंने वही बताया कि इसमें ये चीज़ें जो थी वो थी, और जो कलेक्शन के बाद किया कि SPSS यूज़ किया है सॉफ्टवेयर उसके एनालिसिस के लिए, फिर जो वो बनाया है मैप्स वो GIS से बनाया है, तो ये सारी इसमें वही चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। अच्छा, इसके बाद आगे ये मेन काम जो डाटा एनालिसिस का है, ये आपने जो काम किया कि आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, आप डाटा कलेक्ट करने के बाद आप जब उसको डाउनलोड करेंगे ना, तो वो एक ना फाइल बन जाती है, वो वाली क्या उसको कहते हैं यार, ओहो, हाँ मेरे माइंड में नहीं आ रहा, एक्सेल फाइल। तो एक्सेल फाइल जब बन जाती है तो उसके ऊपर इजीली आप वो मीन मीडियन मोड ये स्टैंडर्ड ये कैलकुलेट कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शंस होती हैं। तो वो करने के बाद हमने डाटा को ये देखें इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया। इसमें तो ज़रा डिफरेंट टेक्निक यूज़ हुई थी, तो जब वो मैप की जरूरत पड़ेगी वो तो खैर हम देख लेंगे, लेकिन आपने वो इस तरीके से देखें, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में आगे ये बता दें कि हम ये इसमें करेंगे, जो शुरू में बताया ना ये वाला।
ये था डाटा एनालिसिस। तो डाटा एनालिसिस में आपने ये बताना है कि आप एनालिसिस जब करेंगे तो आप कौन कौन सी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें जो है, ये जो करंट पेपर आपके सामने खुला है, इसमें इन्होंने काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ किया था, और एक इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका भी एक टेस्ट होता है। तो ये दो टेस्ट इन्होंने अप्लाई किए थे, और उसके अकॉर्डिंग जीएस से इसके मैप बना दिए थे। अब वो करने के लिए इन्होंने क्या किया था, जो सोशो डेमोग्राफिक सर्वे था, ये जो जिसमें स्टूडेंट्स ने आपको आइडिया दिया है कि वो उनकी एज क्या है, और उनका जो है वो लाइक क्या कहते हैं, वो स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड उनकी ये इंफॉर्मेशन है। जैसे कि यहाँ पे देखें, 10 different towns of the Lahore and study in different institute, ये 41% वर मेल स्टूडेंट, एंड इतने परसेंट जो है वो फीमेल के। जितने लोगों ने आपका वो फिल किया है उनकी परसेंटेजेस क्या है, यहाँ पे वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें अगले पैराग्राफ में, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। इसका मतलब क्या क्या है कि जो आपका क्वेश्चनर था उससे इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो वाले, और जो सोशल से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनके जो रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ये देखें ज़रा, remote emergency education और learning this is जैसे है, the main obstacle is the lack of resources। ये सारा कुछ हो गया। ये सारा कुछ हमें कहाँ से पता चला है, जब हमने वो क्वेश्चनर बनाया था और लोगों के जो आंसर्स आए थे उससे हमें पता चला। अच्छा, उसके बाद ये उसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे भी, ये जो हमने सारा काम किया है इसमें हमारे पास ये रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे, ऑल्दो बाय स्टेइंग एट होम देयर ट्रैवल टाइम एनर्जी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मनी कैन बी सेव, बट क्लासरूम एनवायरनमेंट को लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स टीचर इंटरेक्शन वर रिस्पॉन्सिबल टू मेक देम एक्टिव एंड लर्निंग फॉर इजियर देन ई लर्निंग। ठीक है, तो इस किस्म का सारा ये हमें कहाँ से पता चला, उनके रिजल्ट से पता चला। और ये अगला जो पैराग्राफ्स आपके सामने है, ये वाला हेल्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और आगे ये एजुकेशनल इम्पैक्ट, उसके जो एजुकेशन के ऊपर जो उसके इम्पैक्ट आ रहे हैं उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, और ये सारे के सारे ना उन्होंने टेबल्स बना बना के, ये सोशो इकोनॉमिक का टेबल ये बन गया, इसका टेबल भी। तो आप जितना अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वो करिएगा। एंड पे क्या होता है कि जो भी कुछ आप ये सारा लिख लेते हैं तो एक कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन में भी हमने ये काम किया, कोविड की वजह से जो है लाइक ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। ऑनलाइन क्लासेस में हमने क्या कहते हैं, क्वेश्चन कंडक्ट करवाया, फिल करवाया लोगों से। फिल करवाने के बाद जब सारा हुआ तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि भाई ये इसके रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, तो इसमें वो लिखा जाता है। हाँ, ये वाला सारा देखें, ये वही है। और रिजल्ट्स के बाद अगर आपको लगता है कि आप आवाम को ये बता सकते हैं, कोई पॉइंट रेकमेंड कर सकते हैं भी इस चीज़ तरीके से इन्वायरमेंट को बेहतर बनाया जा सकता है, तो आप एंड पर रिकमेंडेशन दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो अलहदा से बना दें, या अगर आप चाहें तो ऊपर ही लिखा रहने दें, इसके साथ ही कंक्लूजन के अंदर भी आखिरी जो 2 लाइनें होती हैं आप उसमें एक्सप्लेन कर दें। तो इस तरीके से आप एक अच्छा सा प्रोजेक्ट लिख सकते हैं। ये रेफरेंस वाला पार्ट है। और ये जो एंड वाला पार्ट है इसकी ज़रूरत बाज़ औक़ात नहीं होती, क्योंकि वो जर्नल की डिमांड होती है, तो उसके मुताबिक जैसे उन्होंने डिमांड की तो हमने यहाँ पे लिख दी। अगर डिमांड ना हो तो ये हम नहीं लिखते होते। ऑथर बायोग्राफी रेफरेंसेस लिखते होते हैं ज़रूर। और ये जो टेस्ट लगे हुए हैं, जो टेबल बने हुए हैं, वो ये जो है, जो टेस्ट यहाँ पे किए थे उनके जो रिज़ल्ट्स आए, तो ये देखें ज़रा। येस नो के मैं कह रहा था ना, तो येस नो में क्या होता है कि टेबल बनाने इजीली होते हैं। जैसे येस के आंसर हमें ये बता दें कि ये इतने परसेंट, जैसे 1263 लोगों को हमने जो है वो क्वेश्चन फिल करवाया था। सेविंग ट्रैवल टाइम एंड मनी, तो 888 लोगों का टाइम कहना है कि यस, और इसकी हमने परसेंटेज लगा दी, दरमियान में परसेंटेज है। और इतने लोगों का जवाब था नो, और उसकी परसेंटेज ये थी। तो इस तरीके से देखें, ये सारा हमने वो बना दिया। जो डिफरेंट उसके वो थे ना, क्या कहते हैं, क्वेश्चंस थे। जैसे ये ऑन सोशो इकोनॉमिक के ये क्वेश्चंस आ गए, एजुकेशनल इम्पैक्ट के ये वाले क्वेश्चंस आ गए, उसके बाद हेल्थ इम्पैक्ट के ये वाले क्वेश्चंस आ गए। तो इस तरीके से जो है ना आप टेबल बनाएंगे। अच्छा, अब एक बात और जो कि मैं आपको दूसरी गूगल से बताता हूँ, मैं शेयर करता हूँ भी आपसे गूगल, कि आपके पास अगर कोई वो है टॉपिक है,
तो आपने टॉपिक से रिलेटेड डाटा कैसे देखना है। ये ये और ये। हम्म तो यहाँ पे देखें, जैसे कि किसी का टॉपिक है वाटर फिल्टर वाले, वाटर फिल्टर प्लांट। तो यहाँ पे देखिए नीचे डिफरेंट ऑप्शंस आना शुरू हो गए हैं, तो आप इससे रिलेटेड तो उसके इससे देख लें कि उसकी क्या है। तो लोगों की ये डिफरेंट रिसर्च, जैसे इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ व्हेन लिविंग क्लोज टू अ म्यूनसिपल, उसमें क्या होता है। हेल्थ इफेक्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, उसका क्या है ना, वाटर। तो यहाँ से डिफरेंट जो ऑप्शंस आ गई हैं आपके सामने, तो आप देखें आपके लिए बेस्ट वाली कौन सी, ये ड्रिंकिंग वाटर वाले थे ना, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट एंड चैलेंजेस। तो आप इसको जैसे मैं ओपन करूँ, कुछ होते हैं कि वो पीडीएफ में आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे, अगर पीडीएफ में डाउनलोड नहीं हुए तो आपको इस तरीके से ही खोल के आ जाएगा सामने। ये इसका डीओआई नंबर है। अब यहाँ पे देखें क्या कहते हैं, सबमिटेड इन दिसंबर 2 2017 में ये सबमिट हुआ था, और रिव्यूड हुआ, रिव्यूड होने के बाद पब्लिश कब हुआ, ये 2019 में पब्लिश हुआ, अप्रैल में जाके। देखें इतना टाइम लग जाता है एक एक प्रोजेक्ट को पब्लिश होने में। अच्छा, अब उसका ये ऑथर का सॉरी टाइटल क्या है, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट एंड चैलेंजिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज के, उनके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। तो ये जो वाटर फिल्टर वाले उनसे ये बहुत रिलेटेड है। यहाँ पे इसके ये कहाँ गया, ये देखें, ये इनके एब्स्ट्रैक्ट आ गया, जैसे नॉर्मल बता रहा था। तो आप क्या करें, इसका एब्स्ट्रैक्ट अगर पढ़ लेना तो वहाँ से आपको कोई एक दो लाइनें मिल सकती हैं, जो कि आप अपने ना उसमें लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। तो जब वो वहाँ से मिल जाए कि एक दो लाइनें, जैसे कि आपने क्या करना है, उसका फिर इस पेपर का आपको रेफरेंस वहाँ पे देना पड़ेगा ना, ब्रैकेट के अंदर, जैसे कि इसके ऑथर का नाम और ईयर। तो इसमें से आप ढूंढे दी मल्टी बैरियर अप्रोच टू ड्रिंक वाटर, दिस इज पोल्यूशन concerns of water in developing countries will be categorized in terms of physical chemical diseases। और यहाँ पे जो इनके एंड पे जाकर ना एब्स्ट्रैक्ट में इन्होंने रिजल्ट्स लिखे होंगे, अदर इम्पोर्टेंट मेथड इंक्लूडिंग सोलर डिसइंफेक्शन हाइब्रिड फिल्ट्रेशन प्लांट दिस। तो यहाँ पे ना ये वाला पार्ट है, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिमूविंग द कंटेमिनेंट्स इंक्लूडिंग फिजिकल प्रोसेस सच एज दिस। तो आपको ना यहाँ से उनके रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो आप इसके बारे में लिखोगे कि हमने जो है इन दिस पेपर ऑथर्स हैव अप्लाई दिस टेक्निक एंड दीज आर देयर रिजल्ट्स। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि वो कहते हैं कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लगाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वेस्ट वाटर जो होता है उसके ऊपर को उनको वो लिख सकते हैं कि इन दिस रिसर्च ऑथर्स डिक्लेयर दैट वाइल मेकिंग द वाटर प्योर विद द हेल्प ऑफ filtration plant much water is like waste, बिकॉज हमारे ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट होते हैं ना, आरओ प्लांट जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर आपने 10 लीटर पानी डाला है तो उसको फिल्टर करके 5 लीटर आपको दे देगा, बाकी 5 लीटर वेस्ट हो जाता है। तो आप उसके बारे में फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने ऐसा लिखा हो, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें इनकी ये फाइंडिंग्स हैं, तो उससे रिलेटेड वो लिख के ब्रैकेट में ऑथर का नाम और उसका ईयर लिख देंगे। इसके बाद एक और काम आपने जो करना है किसी और की, तो इसके यहाँ से जैसे ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है ना, अगर आपको यहाँ से कोई लाइन अच्छी लगी है आप वो भी उठा सकते हैं। उसको उठाने के बाद आप उसको थोड़ा सा चेंज कर लें वर्डिंग को अपने अल्फाज में। जैसे कि यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है, वाटर इज अ की वेरिएबल विद इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन टर्म्स ऑफ environmental social and economic initiatives as highlighted by the यूनाइटेड नेशन इन 2014। यहाँ पे देखिए इन्होंने ना इसका ये रेफरेंस ये लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर 5। इसका मतलब कुछ ना जैसे जर्नल होते हैं उसमें ये काउंटिंग में लिखते होते हैं, जैसे मैंने आपको पीडीएफ में शो किया उसमें नाम लिख के आगे ईयर लिखा होता है, तो हर जर्नल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है।
अगर आपको लगता है कि ये जो लाइन है ये आपके टॉपिक से बहुत रिलेटेड है, आप इसको यहाँ से कॉपी करें, अपने उसमें ले जाएं, थोड़ी सी वर्डिंग को चेंज कर दें। अच्छा, अब इसके लिए आप क्या करेंगे, ये रेफरेंस 5 है वो भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसके आखिर पे जाएंगे, वहाँ से रेफरेंस 5 ढूंढेंगे। कहाँ गया, चैलेंजेस आगे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कंक्लूजन आ गया, ये है रेफरेंसेस, मेरे ख्याल से लग तो वही रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे लगता है इसमें रेफरेंस वाला पार्ट मिसिंग है, उन्होंने इसको शामिल नहीं किया हुआ। चलो आप मतलब अगर कोई और पेपर देखो तो उसमें नीचे एंड पे रेफरेंसेस होते हैं, तो उसको वहीं से उठा लो, ठीक है। तो वहाँ से आपको इजीली वो लिखा हुआ मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो 2-3 रेफरेंस में इस तरीके से लिखे हुए हैं, तो इस तरीके से आप कोई भी और आपका टॉपिक हो तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का वो था, क्या कहते हैं, ट्रैवल कर रहे थे जो एविएशन से थ्रू, तो यहाँ पे देखिए ना, डिफरेंट लोगों ने कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से अपने टॉपिक से रिलेटेड ढूंढेंगे और उसको वहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा वर्डिंग को चेंज करने के बाद। जैसे कि इसको मैं देखूँगा, तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है मटेरियल। तो ये थोड़ा सा ना ढूंढने वाला काम है। आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, सर ने तो मैं कहाँ फंसा दिए। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये लर्निंग स्टेज है, जहाँ से ना समझे आप मुझसे बार बार पूछें, मैं आपको गाइड करूँगा, और ये आगे चल के आपको बहुत काम आने वाला, जब आपने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। तो आज मैं इस को यहीं पे छोड़ता हूँ। अगर कोई मज़ीद बात रह गई हो तो हम दोबारा कोई सेशन रख लेंगे, लाइव सेशन। ये तो मैं वीडियो सेंड करूँ, हम लाइव सेशन रख लेंगे और उस पे जो है मैं आपको बता दूंगा कि हाउ टू मेक अ फाइन प्रोजेक्ट, ठीक है। और एक पीडीएफ में मैं आपके वो जो है पीडीएफ और वर्ड फाइल मैं कोई आपसे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।